बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर सक्रिय गेज। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायामीटर फाइंड किया जाता है। माइक्रोमीटर सक्रिय गेज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। माइक्रोमीटर सक्रिय गेज एक ऐसी डिवाइस है, इसको सिंपली हम सक्रिय गेज भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की जाती है 0.01 मिलीमीटर तक की। यानी कि मिनिमम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो लेंथ मेजर की जा सकती है वो 0.01 मिलीमीटर तक की ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसका डायामीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको हम माइक्रोमीटर सक्रिय गेज भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो वन यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है यू शेप फ्रेम होता है, इसको हम फ्रेम का नाम देते हैं। जो सेकंड पॉइंट है दूसरा, इसको हम स्टड कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास स्पाइंडल है। स्टड और स्पाइंडल जो है, इन दोनों हिस्सों के दरमियान में उस ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है जिसकी लेंथ या डायामीटर फाइंड करनी हो। यू शेप जो फ्रेम है, ये स्टड और स्पाइंडल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ होता है इसमें। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये लॉकिंग स्क्रू है। इसको लॉकिंग स्क्रू या लॉक कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर फिक्स कर लें तो उसके बाद इसकी मदद से उसको लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद जो स्क्रू गेज है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिफ्थ नंबर पे ये हमारे पास जो है ये मेन स्केल है, ये फिक्स होता है। और उसके ऊपर ये 6 नंबर वाला सर्कुलर स्केल होता है जिसको रोटेट करने से ये इसके ऊपर क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सर्कुलर स्केल जो है इसके ऊपर सर्कुलर शेप में रोटेट करेगा, यानी कि इसको घुमाएंगे तो ये लेफ्ट राइट मूव करता है। 6 नंबर में हमारे पास ये जो है ये थिम्बल कहलाता है। थिम्बल को रोटेट करने से सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर लेफ्ट राइट मूव करता है। 7 रैचेट है। रैचेट किस लिए यूज किया जाता है, इसको भी हम सर्कुलर स्केल को मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। ये इसलिए होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे फिक्स कर लें, फिक्स करने लगें, तो उस वक्त हम रैचेट का इस्तेमाल करना है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो रैचेट टिक टिक की आवाज देना शुरू कर देगा, वहां पे ऑब्जेक्ट को इस सक्रिय गेज को छोड़ देना है। इसके बाद मजीद इसको रोटेट नहीं करना। लेकिन अगर आप इसकी बजाय सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे थिम्बल की मदद से, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि थिम्बल की मदद से ज्यादा जोर लगाने से सक्रिय गेज खराब हो जाता है, इसमें 0 एरर आ जाता है। तो रैचेट का काम ये है कि इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करवा सकें। 8 नंबर है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ये वाला सर्कुलर स्केल है जो इस मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है। अब हम सक्रिय गेज के लीस्ट काउंट की बात करते हैं। जब थिम्बल को रोटेट करवाया जाता है तो सर्कुलर स्केल की हर डिवीजन इंडेक्स लाइन को 1/100 टाइम्स क्रॉस करती है, जो कि इक्वल होता है 0.01 मिलीमीटर के। तो ये 0.01 मिलीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट है सक्रिय गेज का। या आप यूं कह सकते हैं कि मिनिमम रीडिंग मेजर्ड बाय द सक्रिय गेज is called its least count that is equal to 0.01 मिलीमीटर। इसको हम फार्मूले की मदद से भी देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है पिच ऑफ सक्रिय गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। पिच सक्रिय गेज की 0.5 मिलीमीटर के इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल 50 है। अब पिच कौन सी है, 0.5 मिलीमीटर। ये जो दो स्मॉल लाइंस मेन स्केल पे जो दो स्मॉल लाइंस के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 0 और 1 के दरमियान 0.5 है, तो 0 के बाद 0.5 आएगा। ये जो पिच है 0.5 है डिवाइडेड बाय 50, तो इसको 0.01 मिलीमीटर के इक्वल आता है। और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.001 सेंटीमीटर है। इस फार्मूले में एक नई चीज जो है वो पिच है। तो पिच को हम देख लेते हैं कि पिच क्या होती है। Distance between two consecutive threads is known as pitch of the screw gauge, which is 0.5 मिलीमीटर। जहां पे आपने इसको करेक्शन कर लेनी है,
तो ये डिस्टेंस जो है दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान वो कितना है 0.5 मिलीमीटर और पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल के ऊपर जो दो कंसेक्टिव थ्रेड्स हैं या दो कंसेक्टिव लाइंस हैं, इनके दरमियान जो गैप है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, जो कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाता है। पिच फाइंड करने का फार्मूला क्या है? यही जो फार्मूला है, इसमें पिच ऑफ स्क्रू गेज एक तरफ कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 50 हैं, वो पुट की तो ये 0.5 मिलीमीटर पिच ऑफ द स्क्रू गेज आ जाती है। इसके बाद हम जीरो एरर की बात कर लेते हैं। स्क्रू गेज में जीरो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है? स्टड और स्पांडल के दरमियान जो गैप है, थिम्बल को रोटेट करके वो गैप खत्म कर देना है। स्टड और स्पांडल को रोटेट करने से क्या हो जाएगा? गैप जो है वो खत्म हो जाएगा। जब गैप खत्म हो जाए तो आपने मेन सर्कुलर स्केल का जीरो देखना है कि वो इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुका है या नहीं। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए तो इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं होता। अब सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन इंडेक्स लाइन से पहले रह जाए या इसको क्रॉस कर जाए तो उस टाइम जीरो एरर होगा। अब उनमें से कौन सा पॉजिटिव जीरो एरर होगा और कौन सा नेगेटिव जीरो एरर होगा वो देख लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है? जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से बिहाइंड रह जाए तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। और अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनल आंसर में इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर कब होता है? जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए। जब हम स्टड और स्पांडल के दरमियान गैप क्लोज करें, खत्म करें, तो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो उस सूरत में नेगेटिव जीरो एरर होता है। और फाइनल रीडिंग में नेगेटिव जीरो एरर को प्लस करेंगे जीरो करेक्शन के लिए। तो यहां तक लीस्ट काउंट और जीरो एरर का जिक्र कर लिया है। अब आगे इसका मेथड रह गया है कि हम रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेकिंग रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? स्टड और स्पांडल के दरमियान गैप खत्म करके ऑब्जेक्ट रखे बगैर इसको क्लोज करेंगे सर्कुलर स्केल को, ठीक है। और सर्कुलर स्केल का जीरो और इंडेक्स लाइन को चेक करना है कि इस सर्कुलर स्केल में कोई जीरो एरर मौजूद है या नहीं, ठीक है। पहला काम जीरो एरर कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है? स्टड और स्पांडल के दरमियान गैप ओपन करके इसके दरमियान वो ऑब्जेक्ट रखना है जिसका डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है। और इस मकसद के लिए रैचेट का इस्तेमाल करना है, थिम्बल की मदद से रोटेट नहीं करना, ठीक है। रैचेट को यूज करते हुए स्टड और स्पांडल के दरमियान ऑब्जेक्ट रखना है जिसका डायामीटर कैलकुलेट करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है और इसके साथ साथ सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करनी है। ये कैसे करते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसके बाद जीरो करेक्शन अप्लाई कर देनी है ताकि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट वायर या ऑब्जेक्ट का डायामीटर आ जाए जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। जीरो करेक्शन से मुराद अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर में से माइनस करेंगे उसको, और अगर जीरो करेक्शन नेगेटिव है तो फाइनल आंसर में उसको ऐड करेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? रिपीट करना है स्टेप 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑब्जेक्ट को दोबारा रखना है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है और जीरो करेक्शन अप्लाई करनी है उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्लेसेस पे रख के, ठीक है, ताकि एवरेज डायामीटर कैलकुलेट किया जा सके। एवरेज फाइंड करने से ऑब्जेक्ट में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए जो कोई एरर आता है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर कि जब ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है तो रीडिंग उससे कैसे ली जाएगी। अब रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टड और स्पांडल के दरमियान गैप ओपन करके इनके दरमियान ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देना है।
रैचेट का इस्तेमाल करते हुए रैचेट की मदद से इसको जब रोटेट करेंगे तो ये सर्कुलर स्केल रोटेट करेगा, जिसकी वजह से स्टड और स्पांडल के दरमियान ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो जाएगा। फिक्स करने के बाद इस लॉकिंग स्क्रू की मदद से इसको लॉक कर दें। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। स्क्रू गेज जब स्टड और स्पांडल के दरमियान ऑब्जेक्ट रख देंगे, क्योंकि उस पिक्चर में आपको क्लियर नजर ना आता, तो यहां पे रीडिंग देखने के लिए इसको जूम करके दिखाया है। अब इसकी मदद से रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, ये 0 है, 0 के बाद ये 1 है, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में ये जो लाइन लगी हुई है ये 0.5 की है। तो 0, 0.5, 1, 1.5। तो सर्कुलर स्केल से पहले जो आखिरी लाइन इस सर्कुलर स्केल मेन स्केल की हमें नजर आ रही है वो 1.5 है, और वही इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी। यानी कि मेन स्केल रीडिंग आप कैसे लेंगे, ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद मेन स्केल पे जो लास्ट लाइन आपको नजर आएगी वो मेन स्केल रीडिंग होगी। इसके बाद आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, और उसके लिए क्या करना है, वो लाइन देखनी है जो इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुकी हो या उससे पीछे रह गई हो। ये 10 है, 11, 12, 13, 14 नंबर लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो जो क्रॉस कर चुकी है वो 13 नंबर लाइन है, तो ये 13 जो है वो क्या होगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। आपने वो लाइन देखनी होगी जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ चुकी हो या इंडेक्स लाइन से पीछे रह गई हो। तो 13 नंबर लाइन सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में सर्कुलर स्केल रीडिंग को, ये जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन 13, इसको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी बताया था आपको और सेंटीमीटर में भी। उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जिस लीस्ट काउंट की वैल्यू मिलीमीटर में होगी, क्योंकि मेन रीडिंग हमारे पास मेन स्केल रीडिंग मिलीमीटर में है। अगर मिलीमीटर में है तो लीस्ट काउंट मिलीमीटर वाला यूज करें, अगर मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर वाला यूज करें। तो ये हमारे पास 0.13 मिलीमीटर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में हमने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर देना है, यानी कि 1.5 प्लस 0.13, तो ये आ जाएगा 1.83 मिलीमीटर। ये क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट, उस वायर का या उस ऑब्जेक्ट का डायामीटर आ जाएगा जो स्टड और स्पांडल के दरमियान हम फिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.83 मिलीमीटर डायामीटर आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। इसके बाद डिजिटल स्क्रू गेज भी मार्केट में मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करते वक्त इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखनी पड़ती जितना कि कम्प्लेक्स जो है आपको कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसीजर में है मैनुअल जो स्क्रू गेज है उसको इस्तेमाल करते वक्त। तो डिजिटल स्क्रू गेज की मदद से इजीली आप जिस ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे, आपके पास जहां पर डिजिट्स में वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, आप वो नोट कर लेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट का डायामीटर होगा। तो इसके बाद एक क्विज है कि आपने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो पढ़े हैं, जिसमें आपने सबसे पहले मीटर रूल पढ़ा, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज पढ़ा। तो इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात की जाए तो इनमें से ज्यादा प्रिसाइज आंसर कौन देगा, यानी कि ज्यादा अब क्या कह सकते हैं कि किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये 1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है और 0.01 मिलीमीटर है। ये क्या है, ये इनके लीस्ट काउंट लिखे हैं। लीस्ट काउंट इस वजह से लिखे हैं कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेम क्वांटिटी को मेजर किया गया हो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, तो उनके आपने जो लीस्ट काउंट है उनको कंपेयर करना है। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो यहां पर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो बाकी दो की निस्बत कम है, 0.01 मिलीमीटर। तो इस वजह से स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।